नमस्कार, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज के क्लास में। और आज हम लोग तीसानी दोषी के द्वारा कंपोज किया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी से भरा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पढ़ने वाले हैं। और इस पाठ की शुरुआत करने से पहले आइए देखते हैं क्या लिखा है बिफोर यू रीड में। इसे पढ़ने से हमें कुछ आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। तो आइए देखते हैं। If you want to know more about the planet's past, present and future, the Antarctica is the best, is the place to go to born wise. देखिए यहाँ पर कहा गया है कि यदि आप दुनिया के बारे में, अपने प्लेनेट के बारे में, यानी कि जिस ग्रह पे आप रहते हैं पृथ्वी पर, उसके बारे में यदि आपको जानना है, उसके पास्ट, उसके प्रेजेंट, उसके फ्यूचर के बारे में जानना है, तो आपको जो है कहाँ जाना चाहिए? आपको अंटार्कटिका जगह पर जाना चाहिए। और आगे लिखा है बॉर्न वाइज। बॉर्न वाइज का मतलब होता है यात्रा मंगलमय, यानी कि आपकी यात्रा जो है वो मंगलमय हो। तो चलिए देखते हैं। तीसानी दोषी के द्वारा कंपोज किया गया ये आज का चैप्टर शुरुआत होता है। फर्स्ट पैराग्राफ। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबाउट a Russian research vessel, the academic Sokolsky. राइटर बोलती हैं, नरेटर बोलती हैं कि अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ, यानी कि इस वर्ष, इस साल की शुरुआत में मैंने अपने आप को एक रशियन रिसर्च वेसल एकेडमिक सोकाल्स्की पर पाया। यानी कि वो जो है यात्रा कर रही थी, एक रशियन रिसर्च वेसल था जिसका नाम था एकेडमिक सोकाल्स्की। तो उस पर वो यात्रा कर रही थी, उसी का वर्णन इन्होंने यहाँ पर किया है। और कहती हैं हीडिंग टुवर्ड द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका। और वो उनकी जो शिप थी, वेसल थी, वो किधर जा रही थी, किधर आगे बढ़ रही थी? वो दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे ड्राइएस्ट, सूखे, यानी कि सबसे विंडिएस्ट, जहाँ पर हवाएं काफ़ी तेज़ चलती हैं, ऐसे कॉन्टिनेंट पर जा रही थी जिसका नाम अंटार्कटिका है। यानी कि ये 3 लाइन का जो अर्थ होता है ये वो होता है कि साल की शुरुआत में ही तीसानी दोषी यहाँ पर बता रही हैं कि वो जो है एक रशियन रिसर्च वेसल पर थी जिसका नाम था एकेडमिक सोकाल्स्की। और वो दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे सूखे और सबसे हवादार एक कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, वहाँ पर वो उस आगे बढ़ रही थी, वहाँ के लिए जा रही थी। आगे उन्होंने ये भी बताया कि यात्राएं उन्होंने कैसे, कहाँ से की। उन्होंने कहा कि माई जर्नी बिगिन टू 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। मेरी जो यात्रा है उसकी शुरुआत जो है वो बताया गया है कि 13.9 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर मद्रास में शुरू हुई। एंड इन्वॉल्व ए क्रॉसिंग 9 टाइम जोन। और इस तरह से उन्होंने यात्रा के दौरान 9 टाइम जोन जो है वो क्रॉस किया। जैसा आप जानते हैं कि अलग अलग जगहों पर जो है टाइम जोन जो होता है वो अलग अलग होता है। तो इस तरह से उन्होंने 9 टाइम जोन क्रॉस किया। एंड 6 चेक पॉइंट उन्होंने क्रॉस किया। एंड द 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर, और 3 जो है बॉडीज़ ऑफ वाटर, यानी कि 3 सागर को उन्होंने जो है वो पार किया। एंड एटलीस्ट एज मेनी इकोस्फीयर, और यही नहीं, उन्होंने कई इकोस्फीयर को भी जो है वो वहाँ से पार किया, यानी कि कई इकोस्फीयर की तरफ से भी होकर गई। यानी इकोस्फीयर का मतलब ये होता है कि कई तरह के जीव जन संरक्षण जो होते हैं वहाँ से होते हुए भी वो गई। तो इस तरह से कुल मिलाकर कहा जाए तो इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि राइटर ये कहती हैं कि वो साल के शुरुआत में ही, अर्ली ईयर, इस साल के शुरुआत में ही वो एक रशियन वेसल पर जो है वो यात्रा कर रही थी। और उस वेसल का नाम जो था वो था एकेडमिक सोकाल्स्की। और ये जो है दुनिया के सबसे ठंडे, सूखे और हवादार एक कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, वहाँ के लिए आगे बढ़ रहा था। और उनकी जो यात्रा है वो बता रही हैं कि उनकी जो यात्रा की शुरुआत होती है वो 13.09 डिग्री नॉर्थ के इक्वेटर मद्रास से शुरू होती है। और उन्होंने जो है 9 टाइम जोन क्रॉस किया, 6 चेक पॉइंट क्रॉस किया, और 3 वाटर बॉडीज़ जो है वो, इन 3 तरह के समुद्र को उन्होंने जो है वो पार किया। और इस तरह के उनके रास्ते में विभिन्न प्रकार के इकोस्फीयर भी शामिल थे, यानी कि इकोस्फीयर से होते हुए वो गई। अगला पैराग्राफ देखते हैं। आगे वो बताती हैं
बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट एंड had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. कह रही है कि बाय द टाइम एक्चुअली आई सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, कह रही है कि 100 घंटे की यात्रा करने के पश्चात, 100 घंटे, देखिए 100 आवर्स लिखा है, तो 100 घंटे की यात्रा करने के पश्चात वो अंटार्कटिका पर पहुंची। अंटार्कटिका पर जो है वो उन्होंने अपना कदम रखा और बता रही हैं कि 100 घंटे उन्होंने कैसे यात्रा की थी। कम्बिनेशन ऑफ कार के द्वारा भी उन्होंने यात्रा की थी, एंड एरोप्लेन के द्वारा भी, एंड अ शिप और शिप के द्वारा भी। सो मेनी फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन वाज रिलीफ। कह रही है कि जब मेरी पहली नज़र पड़ी अंटार्कटिका पर तो काफ़ी वो इमोशन से भरा हुआ था, और क्या देखती हैं वो, वहाँ पर जाकर वो वाइट लैंडस्केप देखती हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जो है वो होता है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देता है। तो इस तरह से जो एक्सपेंसिव जो वाइट लैंडस्केप था, बर्फीला जो जगह था, उसको देखते हुए, और वहाँ पर बताया जा रहा है अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन था। हॉरिजन तो आप जानते हैं कि क्षितिज जो होता है, तो वहाँ पर उसको देखकर जो है, क्षितिज को देखकर जो है उनको बहुत रिलीफ का अनुभव जो है वो होता है। फॉलोड अप विथ एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और यही नहीं, इसके बाद ही तुरंत जो है उन्हें बहुत ही इन सब चीज़ों को देखकर प्रोफाउंड वंडर यानी कि बहुत अधिक जो है उन्हें आश्चर्य जो है वो होता है। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इट्स आइसोलेशन, और किस तरह का जो कह रहे हैं कि किस तरह का आश्चर्य होता है, वहाँ का जो आइसोलेशन था, जो बिल्कुल अलगाव था दुनिया से, बिल्कुल जो अलग है, बिल्कुल अलग ही वहाँ का जो माहौल था, वहाँ की जो स्थिति थी। और कहती हैं बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर बीन ए टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वेयर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। कह रही है कि उस चीज़ के बारे में मैंने तुरंत महसूस किया उस समय जब इंडिया और अंटार्कटिका जो है एक ही लैंड मास के हिस्से थे। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में तिसानी दोषी ने बताया है कि किस तरह से 100 घंटे की यात्रा करने के दौरान वो अंटार्कटिका की धरती पर पहुंचती है, और उन्होंने आगे बताया है कि कैसे यात्राएं उन्होंने की है, कार के द्वारा की, एरोप्लेन के द्वारा, शिप के द्वारा, और इस तरह से जब वहां पर पहुंचती हैं तो काफ़ी वो इमोशन को फील करती हैं, और बताती हैं कि जब मैं उन वाइट लैंडस्केप को देखती हूँ, बर्फीले जगह को देखती हूँ, और जो अनइंटरप्टेड जो वहाँ पर ब्लू हॉरिजन है, यानी कि चारों तरफ जो क्षितिज दिखाई देता है, जो बहुत दूर दूर तक दिखाई देता है, क्योंकि वो जानते ही हैं कि वहाँ कोई निवासी नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पर जो है हर एक चीज़ जो है, पेड़ पौधे नहीं होते हैं, तो वहाँ जो हॉरिजन होता है, जो वहाँ की स्थिति होती है क्षितिज की, वो बहुत ही दूर दूर तक बिखरी हुई होती है, फैली हुई होती है, वो साफ दिखाई देती है। उसको देखकर इनको बहुत ही अनुभव जो है वो होता है, बहुत रिलीफ महसूस करती हैं। और आगे भी बताया गया है कि वो आगे रिलीफ महसूस करती हैं, तुरंत उन्हें वंडर फील होता है, बहुत आश्चर्य करती हैं, और कैसा कि वहाँ का जो आइसोलेशन है, वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ की जो प्रकृति है, वो वहाँ उसको देखकर जो है वो काफ़ी आश्चर्य का महसूस करती हैं, और मन ही मन सोचती हैं बट मेनली हाउ इज़ देयर कुड एवर बीन सीन द टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वेयर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। और सोचती हैं कि वो दिन, वो समय कैसा रहा होगा जब इंडिया और अंटार्कटिका एक ही धरती के, एक ही लैंड मास के जो है वो हिस्सा रहे होंगे। तो ये था सेकंड पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ देखते हैं जिसका टाइटल है पार्ट ऑफ हिस्ट्री। पार्ट ऑफ हिस्ट्री यानी कि अंटार्कटिका के इतिहास के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो देखिए क्या कहा गया है, 650 मिलियन ईयर एगो ए जाइंट एमालगमेट साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट सेंट्रेट रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। कहा जा रहा है कि 650 मिलियन ईयर एगो यानी कि 65 करोड़ वर्ष पहले, 65 करोड़ वर्ष पहले एक बहुत ही बड़ा जो सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको गोंडवाना कहा जाता था, जिसे गोंडवाना नाम दिया गया था, और वास्तव में वो स्थित था उस समय, उतने साल वर्ष पहले गोंडवाना जो है वो स्थित था। सेंट्रेट रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और कहाँ पर था, ठीक उसी जगह पे जिस समय यहाँ पर अंटार्कटिका जो है वो स्थित है। थिंग्स वेयर क्वाइट डिफरेंट देन, तब चीज़ें बिल्कुल अलग थी, उस समय चीज़ें बिल्कुल अलग थी। ह्यूमन हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, इस ग्लोबल सीन पर यानी कि धरती पर अभी मानव का आगमन जो है वो नहीं हुआ था। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और उस समय
क्लाइमेट काफ़ी गर्म था। यानी कि अभी जो अंटार्कटिका पे काफ़ी ठंडा है, सबसे ठंडा लगता है, सबसे ज़्यादा बर्फीला जगह है, लेकिन उस समय क्लाइमेट जो था वो बिल्कुल गर्म था। हॉस्टिंग ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वनस्पति जो थे वो उगे हुए थे। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। 650 मिलियन ईयर एगो ए जाइंट एमालगमेट साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना। बताया गया है कि 65 करोड़ वर्ष पहले यहाँ पर जो है वो सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम गोंडवाना था, और वास्तव में वो स्थित था, एग्जिस्ट करता था, और वहीं पर था, ठीक वहीं पे जो प्रेजेंट डे में जो है अंटार्कटिका है। उस समय चीज़ें बिल्कुल अलग थी। ह्यूमन हैड नॉट अराइव्ड इन द ग्लोबल सीन, और मानव जो है ग्लोबल सीन पर अभी नहीं आए थे, यानी कि धरती पर मानव का भी कोई नामो निशान नहीं था। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और क्लाइमेट भी काफ़ी गर्म था। हॉस्टिंग ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा और फ्यूना, और विभिन्न प्रकार के जो है वो वनस्पति और जीव जंतु जो है वो थे यहाँ पर। फॉर 500 मिलियन ईयर गोंडवाना थ्राइव्ड, but around the time when the dinosaurs were wiped out, at the age of mammals got under way। बताया गया कि 500 मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना जो है वो थ्राइव्ड हुआ, एंड बट अराउंड द टाइम, लेकिन उस समय जिस समय डायनासोर जो है वाइप्ड आउट हो गए, उस समय मैमल्स जो है वो धरती पर आए, एंड द लैंड मास वॉज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्री, और इस तरह से लैंड मास जो है वो अलग अलग देशों में जो है वो विभक्त हो गया। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, ठीक वैसा ही आकार बना देश दुनिया का जैसा कि आज हम लोग ग्लोब पे देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि गोंडवाना जब था उस समय विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ थी, बिल्कुल अलग थी आज से। वातावरण, पर्यावरण बिल्कुल अलग था, क्लाइमेट बिल्कुल अलग था, और जब डायनासोर का जो है खात्मा होने लगा, और उस समय मैमल्स जो है वो धरती पर आए, और इस तरह से गोंडवाना जो है वो अलग अलग भागों में विभक्त हो गया, और कैसे हो गया जैसा कि आज हम लोग ग्लोब पर देखते हैं। आगे के पैराग्राफ देखते हैं। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, टू गेट द ग्रैस्प of where we come from and where we could possibly be heading। देखिए, अंटार्कटिका पर विजिट करने पर तिसानी दोषी हमें बताती हैं कि जब अंटार्कटिका पर आप जाते हैं तो आप उस हिस्ट्री का एक पार्ट बनते हैं, हिस्ट्री के बारे में आपको जानकारी होती है, और आप सोचते हैं कि अभी हम कहाँ थे और कहाँ से आ गए और कहाँ अभी हमें आगे जाना है। पॉसिबली भी हेडिंग, यानी कि कहाँ तक हम जा सकते हैं। तो राइटर हमें यही बताना चाहती है कि अंटार्कटिका पर अगर आप जाते हैं तो आप उस हिस्ट्री का एक पार्ट होंगे, और आप जानेंगे कि कैसे जो है वहाँ की स्थिति पहले थी और अब कैसी है और आने वाले समय में कैसी होगी। इट्स अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेंटन फोल्ड एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सिल्ड ओजोन एंड कार्बन एवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जब वहाँ पर आप पहुँचेंगे तो समझेंगे कि क्या महत्व होता है वहाँ पर। जो प्री कैम्ब्रियन है, ग्रेनाइट जो है, सिल्ड जो होता है, सिल्ड है, वो उसका क्या महत्व है, और ओजोन और कार्बन जो है उसका क्या महत्व है, और जितने भी एवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन हुए हैं, यानी कि जितने भी विकास हुए हैं और जो पतन हुआ है, जो विलुप्त हो गए हैं जीव जंतु या कुछ भी, उसका क्या महत्व है, उसको हम वहाँ पर जाकर जो है वो समझ सकते हैं। वहाँ के बारे में बताया गया है कि यदि आप वहाँ पर कभी जानते हैं तो आप वहाँ समझ सकते हैं कि क्या महत्व होता है, किस चीज़ का, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सिल्ड का, ओजोन का, कार्बन का, एवोल्यूशन और इंस्ट्रक्शन का, यानी कि जो विकास हुआ है, जो पतन हुआ है, जो विलुप्त हो गए हैं जीव जंतु, उनके बारे में। ओजोन का क्या महत्व है, कार्बन का क्या महत्व है, ग्रेनाइट सिल्ड का क्या महत्व है, और कार्डिलन का फोल्ड जो होता है उसका क्या महत्व है। ये सारे महत्व जो है उसके को जो है आपको अंटार्कटिका पर जाने पर साफ साफ जो है वो नज़र आएगा। When you think about all that can happen in millions years, it can get pretty mind-boggling. राइटर कहती हैं कि when you think about that all that happened million year, जब आप सोचते हैं कि जो भी घटनाएं हुई हैं मिलियन वर्ष पहले,
इट कैन गेट प्रिटी माइंड बॉगलिंग, तो इस तरह से आपका दिमाग जो है थोड़ा सा जो है वो चकरा जाएगा। इमेजिन, कल्पना कीजिए, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, कल्पना कीजिए कि इंडिया जो है नॉर्थवर्ड की तरफ जो है वो पुश कर रहा है, जा रहा है। जैमिंग अगेंस्ट एशिया ए बकल इट क्रस्ट एंड फार द हिमालय, और किस तरह से जो है वो एशिया क्रस्ट से जो है वो टकराता है और इस तरह से हिमालय का जो है वो निर्माण होता है। यानी कि बता रही हैं कि किस तरह से, कल्पना कीजिए कि मिलियन वर्ष पहले कैसे इंडिया जो है वो कैसे नॉर्थ वर्ड की तरफ गया होगा और कैसे वो टकरा कर जो है एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट कैसे टकराया होगा और किस तरह से वहाँ पर जो है हिमालय का जो है निर्माण जो है वो हुआ होगा। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, और कैसे जो है वो साउथ अमेरिका जो है नॉर्थ अमेरिका से बिल्कुल अलग होगा। ओपनिंग द ड्रैग पैसेज टू क्रिएट ए कोल्ड सर्कमपोलर करेंट, और इस तरह से इन तरह की घटनाओं से ड्रैग पैसेज बने होंगे। ड्रैग पैसेज जैसा कि आप जानते हैं कि जो ड्रैग पैसेज होते हैं वहाँ का पानी बिल्कुल ठंडा होता है, और क्योंकि वहाँ पर जो है हवाएं काफ़ी तेज़ चलती हैं, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिगिड डिसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और यही वजह है कि अंटार्कटिका जो है काफ़ी दुनिया से बिल्कुल अलग है। यही वजह है कि अंटार्कटिका क्या हो गया, दुनिया से बिल्कुल ड्रैग पैसेज की वजह से, ड्रैग पैसेज की तरफ से के तरफ कोई जल्दी नहीं जाता है, तो ड्रैग पैसेज की वजह से ही ये दुनिया से बिल्कुल क्या हो गया, अलग हो गया। तो देखिए इस तरह से तिसानी दोषी इस पैराग्राफ में ये बता रही हैं कि जब आप अंटार्कटिका जाते हैं तो आप हिस्ट्री का पार्ट बनते हैं, हिस्ट्री का पार्ट समझ लीजिए आप बने हैं, और आप वहाँ जाने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे जो है हर एक चीज़ का कैसे महत्व है, ओजोन हो, कार्बन हो, एवोल्यूशन हो, इंस्ट्रक्शन हो, इन सब का क्या महत्व है। और जब भी आप सोचते हैं कि मिलियन वर्ष पहले कैसी घटनाएं होंगी कि भारत जो है नॉर्थवर्ड की तरफ गया होगा, कैसे हिमालय का निर्माण हुआ होगा, कैसे सारी चीज़ें देश दुनिया जो है इधर से उधर हुई होगी, हर एक देश आप ग्लोब देखते हैं तो पता चलता है कोई देश यहाँ है तो कोई वहाँ है, टुकड़े टुकड़े में हर चीज़ दिखाई देती है, तो कैसे फॉर्मेशन हुआ होगा आप ग्लोब को देखकर जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरह से बता रही हैं कि इसी यही वजह है कि ड्रैग पैसेज बना था, और ड्रैग पैसेज के निर्माण की वजह से वहाँ पर सर्कमपोलर करंट होता है, यानी कि बहुत ही ठंडा जगह हो जाता है वहाँ पे, और वो इसलिए अंटार्कटिका जो है बिल्कुल देश दुनिया से अलग है, क्योंकि उधर से होकर कोई जल्दी जाता नहीं है। आगे के पैराग्राफ को देखते हैं। फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ who weak in a place where 90% of Earth's total ice volume are stored, a chilly prospect not just for circulatory but metabolic function but also for the imagination। तिसानी दोस्ती देखिए बहुत अच्छी बात कही है इस पैराग्राफ में, बताती हैं कि फार ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, कहती है कि जो सन वर्शिपिंग है यानी कि जो सूर्य की पूजा करते हैं, मेरे जैसे ऐसे साउथ इंडियन जो कि सूर्य की पूजा उपासक होते हैं, 2 वीक्स इन ए प्लेस वेयर, और ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पर 90% जो है पृथ्वी का 90% जो बर्फ़ होता है वो वहीं पर है, यानी कि ऐसी जगह पर है जहाँ पर पृथ्वी का 90% जो आइस है, आइस वॉल्यूम है, वहीं पर स्थित है। इज ए चिलिंग प्रोस्पेक्ट, और बहुत ही चिलिंग प्रोस्पेक्ट है, वहाँ का जो माहौल है वो बिल्कुल ठंडा है। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी, ना सिर्फ हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बल्कि मेटाबॉलिक जो फंक्शन होता है उसके लिए भी प्रभावशाली है, प्रभावित करने वाला है, बट आल्सो फॉर द इमेजिनेशन, और बल्कि हमारे कल्पनाओं को भी, यानी हमारे बुद्धि को, हमारे दिमाग को भी, यानी कि एक ऐसे जगह पर ऐसे ठंडे प्रदेश में है जिससे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो शरीर का, या फिर मेटाबॉलिक फंक्शन हो, या फिर इमेजिनेशन हो, यानी कि मानसिक स्थिति जो भी है, सारी चीज़ें वहाँ जाकर आपको प्रभावित जो है वो हो जाएंगी। इट इज़ लाइक वॉकिंग इनटू द जाइंट पिंग पोंग बॉल डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर, नो ट्री, नो बिलबोर्ड, नो बिल्डिंग। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो इट्स लाइक वॉकिंग इनटू जाइंट पिंग बॉल, ऐसा लगता है जैसे कोई ये बहुत ही बड़ा पिंग पोंग बॉल हो,
और जहाँ पर डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर, और यहाँ पर किसी तरह का मानव का निशान ना हो। ये लगता है कि कोई जाइंट जो है एक बड़ा सा पिंग पोंग बॉल है और वहाँ पर किसी भी तरह का मानव का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता है। नो ट्रीज, ना कोई पेड़ है वहाँ पर, ना ही कोई बिल बोर्ड है, ना कोई बिल्डिंग है। यू लॉस ऑल अर्थली सेंसेस ऑफ पर्सपेक्टिव इन दिस टाइम हियर। आपको वहाँ पर धरती से जुड़ी हर एक चीज़ जो है, जो भी पर्सपेक्टिव है, जो समझ है, वहाँ पर जाकर जो है वो ख़त्म हो जाती है। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक एंड माइटी meers and mats and blue whale and iceberg as big as country। बताया गया है यहाँ पर देखिए कि the visual scale ranges from microscopic might mildews and mites blue whale and iceberg as big as country। यहाँ पर जाने पर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पर जो आइसबर्ग होते हैं वो कंट्री से भी बड़े बड़े होते हैं। ऐसा कहा गया है कि जब आप अंटार्कटिका जाते हैं तो आप तो जीव जंतु देखते ही होंगे, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, छोटे जीव, बड़े जीव जैसे वेल हो, तो उनकी आकार जो होती है, आइसबर्ग जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, मानो कि कोई कंट्री हो, इतनी बड़ी कि जैसे कोई कंट्री हो। द लार्जेस्ट रिकॉर्ड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम। जो सबसे बड़ा आइसबर्ग का आकार था अंटार्कटिका पर, ऐसा माना जाता है, वो बेल्जियम के आकार का था। यानी कि आइसबर्ग वहाँ पर ऐसे भी दिखाई दिए हैं जिनका आकार जो है वो बेल्जियम के समान हो। डे गो ऑन एंड ऑन इन सरियल 24 एस्ट्रल समर लाइट एंड ए अविटकर्स साइलेंस इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवालेंस और calving ice sheet consecrated the place। बता रहे हैं देखिए, डे गो ऑन एंड गो ऑन द सरियल 24 एस्ट्रल समर लाइट। बता रही है कि वहाँ पर जो है काफ़ी शांति रहता है, वहाँ का जो माहौल है 24 आवर जो वहाँ का माहौल है, समर लाइट रहता है वहाँ पर जो है, यानी कि रात जो है वो नहीं होती है। वो बता रही हैं कि वहाँ दिन ऐसा है, दिन जो है हमेशा रहता है, रातें वहाँ पर नहीं होती है, हमेशा जो है वो 24 घंटे जो है वो दिन ही रहता है, समर लाइट, यानी कि धूप निकला रहता है, रात कभी नहीं होती है। काफ़ी जो है वो शांति होती है, और अगर कोई चीज़ अगर सुनाई देती है तो वहाँ अक्सर जो है बर्फ़ के टुकड़ों के खिसकने की, उसके परत के खिसकने की आवाज़ जो है वो आती है। इट इज़ एन इमर्सन दैट will force you to place yourself in the context of Earth's geological history। आगे कहती हैं, it is an immersion that will force you to place yourself in the context of Earth's geological history। और ये ऐसा बता रही कि एक ऐसा अनुभव होता है जो आपको मजबूर कर देता है कि आप अपने धरती के जियोग्राफिकल जो हिस्ट्री है, जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, उसको जो है वो आप जानें। यानी कि जब भी आप अंटार्कटिका जाते हैं तो आप वहाँ की स्थिति को देखकर जो है आपको ये खुद जो है वो मन करने लगेगा, खुद जो है आप सोचने लगेंगे और जानने लगेंगे कि हमारे ये जो धरती है उसका जो है भौगोलिक जो स्थिति है, इतिहास है, वो कैसा है, उसके संदर्भ में आप जानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एंड फॉर ह्यूमन्स द प्रोग्नोसिस इट इज़ नॉट गुड। और एक मानव के लिए ये बहुत ही जो है वो कहा गया है कि प्रोग्नोसिस इज़ नॉट गुड। और एक मानव के लिए जो है ये जगह जो है काफ़ी बेहतरीन है, और मानव क्या सोचता है, क्या करता है, ये तो मानव से दुनिया से परे है। मानव कब क्या सोचता है, किस बारे में क्या सोचता है, ये तो बिल्कुल जो है वो परे है। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में उन्होंने यही बताया है तिसानी दोषी ने कि आप जब भी जाएंगे अंटार्कटिका पे, इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि जब भी आप अंटार्कटिका पे जाएंगे तो आप जो है वहाँ पुराने इतिहास के बारे में जो है वो जान सकेंगे कि कैसे पृथ्वी जो है वो किस तरह से अलग अलग टुकड़ों में बनी है, और उसका साइज़ पहले कैसा था और कैसे हुआ है धरती का। और बताया गया अंटार्कटिका पे ऐसे बड़े बड़े आइसबर्ग हैं जिसका आकार काफ़ी बड़ा बड़ा है,
बेल्जियम के आकार के भी साइज वहाँ पर देखे गए हैं। बेल्जियम जो देश होता है, बेल्जियम के आकार के भी आइसबर्ग वहाँ पर देखे गए। और बताया गया है आगे कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति रहता है, दिन 24 घंटे का होता है, वहाँ रातें नहीं होती है। तो बताइए वहाँ पर माहौल कैसा होगा, आप सोच सकते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर काफ़ी शांति भी रहती है, कोई आवाज़ नहीं आता है, आवाज़ आती भी है तो बर्फ़ जो है वो बर्फ़ से जुड़ी हुई आवाज़ आती है, बर्फ़ के सीट के खिसकने की आवाज़ आती है। इस तरह से बर्फ़ के का जो टुकड़ा जो इधर उधर होता है उसकी आवाज़ इधर उधर आती है। और ये बताया गया है आगे कि धरती के जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है इसको जानने के लिए वहाँ आप जब जाएंगे तो आप मजबूर हो जाएंगे। तो यही इस पैराग्राफ में था। आगे क्लास में कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।